जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत निर्वाचन नियमावली के नियम। इससे पहले हमने अध्याय 1, 2, 3 और देख लिए कि किस प्रकार निर्वाचन के कार्य संपन्न किए जाते हैं या किस प्रकार शुरू किया जाता है। ठीक है, आज उसी का हम अगला पड़ाव पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अध्याय 4। इसका नाम है निर्वाचक नामावली। अब निर्वाचक नामावली का मतलब क्या होता है? निर्वाचक नामावली का मतलब होता है मतदाता सूची। जो आपके गांव में आपकी मतदाता सूची होती है जिसमें आपका नाम रहता है, आपके पिताजी का नाम रहता है, घर नंबर रहता है, मोहल्ला मतलब वार्ड नंबर रहता है, ग्राम पंचायत, इसको बोलते हैं निर्वाचक नामावली, मतदाता सूची। बाद में इसी को मतदाता सूची कहते हैं और इसको चुनाव के बाद ग्राम पंचायत में रख दिया जाता है कि ग्राम सभा के सदस्यों की जांच परख के लिए। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है, क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछेगा कि कौन करता है, तो कौन करेगा भैया? राज्य निर्वाचन आयोग, वार्ड वार, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करती है वार्ड वार। जैसे वार्ड क्रमांक 1 से पहले शुरू किए तो उस वार्ड में जितने भी सदस्य रहेंगे 18+ जो अपना नाम जुड़वा चुके हैं उन्हीं का नाम रहेगा। याद रखिएगा, केवल 18+ होने से, है ना, केवल 18+ होने से आपका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जुड़ जाता। आपको जाके उसको जुड़वाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं कि इन एज प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है। इस प्रकार एक फॉर्म भर के आप अपना नाम निर्वाचक नामावली में जमा कर सकते हैं। ये लगभग किसी भी स्कूल या ग्राम पंचायत में कोई अधिकारी बैठा रहता है, वही लोग ये सब काम करते हैं। ठीक है, अब है मतदाता सूची को हिंदी के देवनागरी लिपि में, ठीक है, यह राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय अधिकारी, सहायक अधिकारी नियुक्त करेगा। इसको हिंदी में लिखना है और राज्य सरकार की परामर्श से कौन? निर्वाचन आयोग। राज्य सरकार की परामर्श से निर्वाचन आयोग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक अधिकारी की नियुक्ति करेगा इसकी एंट्री करने के लिए। ठीक है, इसमें इस पॉइंट में इतना ही है कि राज्य निर्वाचक नामावली बनाता है वार्ड वार। ठीक है, आयोग या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर न्यायालय 3 मास से 2 वर्ष तक का सजा या दोनों दंड देगा। देखते हैं अभी ये दंड किसके लिए है। यदि कोई नियुक्त अधिकारी यदि नियम भंग या नियम विरुद्ध कार्य करता है, मतलब नियम भंग या नियुक्त मतलब जो मतदाता सूची के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, है ना, वो अगर नियम भंग या नियम विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, तब उसकी सज़ा क्या है? 3 मास या 2 वर्ष, 3 मास से 2 वर्ष तक उसको जुर्माना देना पड़ेगा, सज़ा काटना पड़ेगा या फिर कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, दोनों हो सकता है। दूसरा है मिथ्या घोषणा करने पर कि वह गलत कार्य किया है जो सच नहीं है, उसे 1 वर्ष तक की जुर्माना या दोनों हो गए। देखिए, यदि गलत भाषण कोई दे देता है उस संबंध में, निर्वाचक नियमावली के संबंध में, तो उस स्थिति में भी उसको 1 साल की सज़ा होगी। देखिए, इस ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ऐसा है नियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दावापत्ति। अब दावापत्ति क्या होता है? नामावली तैयार करने पर नामावली तैयार करने के बाद उसे जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है उसे कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में या गांव में लगाता है, जिसे लोग पढ़ सकें और अपना आपत्ति जाहिर कर सकें। जैसे ये है, कोई निर्वाचक नामावली आया, गांव की पूरी निर्वाचन नामावली बनाया और ये बना के चिपका दिया ग्राम पंचायत में। अब लोग जाकर देखेंगे कि उनका नाम कहाँ है, किस वार्ड में है, कहाँ है उसका घर। यदि किन्हीं को ऐसा लगता है कि वो गलत एंट्री हुई है उनकी, है ना, किन्हीं को लगता है कि उनकी एंट्री गलत हो गई है, ये वो वार्ड क्रमांक 1 में आ रहे थे लेकिन उसका नाम 2 में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह के लिए दावापत्ति करते हैं। तो दावापत्ति क्या होगा? दावापत्ति की तारीख से उसमें उल्लेखित होता है, मतलब इसमें दावापत्ति की तारीख भी उल्लेखित होगा। जिस दिन नामावली तैयार किया जाएगा, उसको ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा, उसमें एक डेट भी लिखा रहेगा कि आप इस डेट तक आप अपना दावापत्ति लगा सकते हैं। दावापत्ति करने वाला अपने नाम वार्ड या सूची में नहीं है ना, अपना उसका नाम या वार्ड सूची में उसका नहीं है, तो दावापत्ति के दिन दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखित में दावापत्ति करेगा। ठीक है, 3 बजे के बाद नहीं। वैसे ये 3 बजे के बाद नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दिया हूँ, फिलहाल तो ऐसा नहीं होगा। पर यह है कि जो अपना
जो भी व्यक्ति है यदि दावपत्ती करना चाहता है तो उस लिखित में कर सकता है। दावपत्ती का निपटारा कैसे होगा, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दावपत्ती का जो निराकरण है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है, उसमें संशोधन भी वही करता है। इसके बाद यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो 5 दिनों के भीतर आप अपीली अधिकारी को अपील कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यदि आपने दावपत्ती किया कि मेरा नाम ग्राम पंचायत के इस वार्ड में होना चाहिए था, और क्योंकि आपका देखिए उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम वार्ड क्रमांक 3 में आ जाए और मैं 2 में है, मैं 2 में रहता हूँ 3 में आ जाए, ऐसा बोलूँगा तो नहीं होगा। उसके लिए एड्रेस प्रूफ होता है कि आपका घर, आप जहाँ निवास करते हैं वो किस वार्ड में पड़ता है ना। सही होने के बावजूद भी यदि वो सही नहीं करता है तो आप 5 दिन के भीतर अपीली अधिकारी को अपील कर सकते हैं। ठीक है, वह भी नया संशोधन चिपकाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यदि आप अपीली अधिकारी के पास जाएंगे तो वो जांच परख करके एक नया संशोधन प्राप्त करेगा। इसके लिए यदि उसी प्रति को आपको पाना है जो संशोधन हुआ है, उसके लिए आपको 2 रुपये पर पीस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, निर्वाचक नामावली की अवधि एवं उसका पुनरीक्षण। ठीक है, अवधि जब तक उसमें कोई अब देखिए, निर्वाचक नामावली की अवधि कब तक रहती है, या उसको कब फिर से नया चुना जाता है या फिर नया चेक किया जाता है, तो इसका उत्तर ये है कि जब तक उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होती तब तक उसमें पूरा कोई अपडेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन लगभग एक पुनरीक्षण जनवरी माह में साधारण चुनाव में, उपचुनाव में यदि वर्ष बदलता है तो यह आयोग के आदेश पर किया जाता है। लगभग जनवरी माह में आपका नामावली छोटा रहता है। जैसे किसी का 18+ नहीं हुआ है, बाद में 18+ हुआ है, जैसे कोई लड़का है ना। अभी जिस समय पिछले 1-2 साल में जैसे चुनाव हुआ था, उसका समय इसकी आयु थी 16 वर्ष, लेकिन अब उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। तो ये जैसे ही चुनाव चालू होता है, आम चुनाव, तो उसके जनवरी माह में वो अपना जाके अपना एंट्री करा सकता है। ठीक है, अंतिम रूप से है ना, संशोधन के बाद अंतिम रूप माना जाएगा। इसके बाद चेंज नहीं होगा, केवल लिप की त्रुटि पर ही चेंज होता है। जैसे ही संशोधन हो गया तो उसको फाइनल मान दिया जाता है, उसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया जाता। कागजों की अभिरक्षा नष्ट करना अगली पुनरीक्षण तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो भी कागज आपके निर्वाचक नियमावली बनाए जाते हैं वो अगले डेट तक, जब और निर्वाचन नियमावली नामावली बनाया जाएगा तब तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अध्याय 5, निर्वाचन के संचालन हेतु प्रशासनिक। देखिए इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें है अध्याय 5, निर्वाचन के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र क्या होता है। आपने सुना ही होगा, जैसे ही निर्वाचन शुरू होता है तो जितने भी वाहन होते हैं, है ना, प्राइवेट वाहन, उसको सब सरकार अधिग्रहण कर लेती है। इसके पास चुनाव अधिकारी या फिर चुनाव आयोग के पास ऐसा पावर रहता है। अधिग्रहण करने का मतलब वो आपकी गाड़ी नहीं ले लेती, है ना। अधिग्रहण करने का मतलब वो गाड़ी आपका कब्जे में नहीं ले लेती, लेकिन चुनाव की तारीख तक या जब उसको चुनाव के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है तब वो गाड़ी का अधिग्रहण कर लेती है और आप उस अधिग्रहण से मना नहीं कर सकते। ये कानूनन है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं निर्वाचन कार्य हेतु अधिकारी कर्मचारी। देख पहले तो होती है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, निर्वाचन के लिए संचालन प्रशासनिक तंत्र। अब चुनाव को संपन्न कराने के लिए क्या क्या तंत्र की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कर्मचारी चाहिए, तो चुनाव आयोग के पास कोई कर्मचारी नहीं रहता, ये तो सब सीधी सी बात ये जान लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार यदि किसी भी राज्य सरकार के पास कर्मचारियाँ होती है सफिशेंट किसी भी विभाग का, लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई कर्मचारी नहीं होता, तो वो क्या करता है कि जैसी आचार संहिता लगता है तो सारे अधिकारियों का कंट्रोल अपने ऊपर ले लेते हैं। सारे अधिकारियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और सारे निर्वाचन कार्य के लिए कर्मचारियों का उपयोग करती है। उसके लिए उनको अलग से कोई भत्ता भी नहीं दिया सकता, केवल और काम भी अधिक रहता है। तो ये पहला पॉइंट है, निर्वाचन कार्य हेतु अधिकारी कर्मचारी की सेवा ली जाती है। ठीक है, सड़क पर चलने वाले गाड़ी, चाहे वो यांत्रिक हो, पशु चालित हो, पशु या जल वाहन को है ना, निर्वाचन कार्य हेतु लिखित आदेश पर अधिग्रहण कर सकती है निर्वाचन आयोग। ठीक है, सड़क पर चलने, जैसे बस है, हम कई बार देखें जैसे बस में जाते रहते हैं तो कई बार जिस समय चुनाव होता है उस समय पुलिस वाले आते हैं, बस को रोकते हैं और उसको एक डेट समय देते हैं कि इस दिन से आपकी गाड़ी को हमको आवश्यकता है, इस दिन से आपका गाड़ी अधिग्रहण किया जा रहा है, आप
अमुक तारीख को थाने में या फिर जहाँ भी उसका स्थान तय किया जाता है वहाँ उनको उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, ये होता है अधिग्रहण। अब इसमें पशु चलित इसलिए लिखा है क्योंकि पहले के ज़माने में कार वार नहीं थी, तो पशु चलित जो भी तांगा रिक्शा जो भी होता था उसको अधिग्रहण कर लिया जाता था, और उसके लिए उसको उचित संदाय दे, उचित संदाय का मतलब उचित उनको भुगतान भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही पैसे सब कुछ करना है। ठीक है, उनको पैसा वैसा सब दिया जाएगा, गाड़ी के लिए पैसा दिया जाएगा, ड्राइवर के लिए खाना दिया जाएगा, ये सब चीज़ अधिग्रहण करने के बाद किया जाएगा। यदि अधिग्रहण आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो 3 माह का सजा या 500 रुपये जमानत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी या एक से अधिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाता है। आयोग द्वारा, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी, तो जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी आपका होता है कलेक्टर। उसके बाद एक उप जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत के पदेन रिटर्निंग पुनरीक्षण ऑफिसर भी होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी है जो जिला पंचायत के पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, मतलब कौन? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर जो है पुनः पदेन रिटर्निंग ऑफिसर है। प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब क्या होता है? आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा, आयोग द्वारा जो पंचायत या पंचायतों के समूह को निर्वाचन को कराता है। प्रेक्षक की नियुक्ति होती है जो आयोग के द्वारा होती है, एक क्लस्टर से मतलब समूह को, ग्राम पंचायतों के समूह को वहाँ देख रेख करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है निर्वाचन का, इस संबंध में उनकी एक प्रेक्षक की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे सकता है। देखिए, जो ये उनसे भी बड़ा होता है। प्रेक्षक जो है रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे सकती है उनसे चुनाव रोके, मतगणना रोके, परिणाम ना घोषित करे इस संबंध में। यदि प्रेक्षक को लगता है कि चुनाव गलत तरीके से हो रहा है या भगदड़ मच गई या फिर और कुछ हो, वायलेंस हो गया, तो उस समय प्रेक्षक जो है इनको आदेश दे सकती है कि मतगणना रोक दीजिए, परिणाम रोक दीजिए या चुनाव रोक दीजिए। ये होता है प्रेक्षक का पावर। ठीक है, यदि उसे लगे कि कुछ गलत हुआ है तब की स्थिति में। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति। अब देखते हैं रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति क्या चीज़ है। जिला पंचायत है तो क्या हो गया? कलेक्टर को या तथा अपर कलेक्टर से नायब तहसीलदार तक, सहायक अधीक्षक तक, सहायक रिटर्निंग, देखिए जिला कलेक्टर से कलेक्टर, अपर कलेक्टर तक या नायब तहसीलदार तक आपको जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकता है, और सहायक अधीक्षक तक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है सहायक के रूप में। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव हेतु, जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव हेतु नायब तहसीलदार से नायब तहसीलदार तक के अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्ति कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौन रिटर्निंग ऑफिसर बन सकता है? तो जिला पंचायत के लिए क्या है? कलेक्टर, अपर कलेक्टर से नायब तहसीलदार तथा सहायक अधीक्षक, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। देखिए, जिला पंचायत के लिए तो निर्वाचन कौन होगा? कलेक्टर या फिर अपर कलेक्टर होगा। उसके बाद नायब तहसीलदार या सहायक अधीक्षक तक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं, ये लोग सहायक बन सकते हैं। और यही जो सहायक रहेंगे ना, नायब तहसीलदार तक, जिला निर्वाचन चुनाव हेतु नायब तहसीलदार तक का जो अधिकारी है वो जनपद और ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग की नियुक्ति कर सकता है। एक रिटर्निंग अधिकारी एक पंचायत स्तर को देखेगा। रिटर्निंग अधिकारी का कार्य है वही चुनाव का नियमानुसार संपर्क करना। ग्राम पंचायत के लिए बोले तो ग्राम पंचायत के लिए आपका रिटर्निंग अधिकारी होता है पंचायत का सचिव। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए देखें तो ग्राम पंचायत का होता है पंचायत सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये हो गया। अब देते हैं मतदान केंद्र। मतदान केंद्र क्या होता है? मतदान है तो केंद्र बनाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव के तारीख से 20 दिन पूर्व प्रत्येक मतदान क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र के लिए सूचना प्रकाशित करता है। ये बोर्ड पर जान लीजिए, आपको पता होगा मतदान केंद्र क्या होता है, फिर भी मैं क्योंकि लाइन से पढ़ने से सब कुछ बता देता हूँ। मतदान केंद्र जहाँ मतदान कराया जाता है उसको 20 दिन पूर्व जो है जिला निर्वाचन अधिकारी जो है इन सब की स्थान तय करता है। पीठासीन अधिकारी सबको पता है कि गुरुजी लोगों का ड्यूटी लगता है पीठासीन अधिकारी में। ठीक है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी अनुमोदन पर, जिला निर्वाचन के अधिकारी के अनुमोदन पर क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना, प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन और सहायक पीठासीन की नियुक्ति करता है। यदि किसी कारणवश पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाता तो उसकी जगह कोई जो रिजर्व रहता है पीठासीन अधिकारी उसकी नियुक्ति
कराई जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है अध्याय 6, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसे निर्वाचन का संचालन।